दूसरी क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जैसे आपने देखा था कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट गुडविल के क्या थे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने बोला कि प्रॉफिट बेस्ड होता है, कैपिटल बेस्ड होता है। प्रॉफिट बेस्ड में हमने बोला तीन तरह के मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। इस पर हमें बात करनी थी। और एवरेज प्रॉफिट मेथड को करने से पहले मैंने कहा था द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ विच गुडविल इज टू बी वैल्यूड मस्ट बी फ्री फ्रॉम और abnormalities। सारी की सारी abnormalities से क्या होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। क्या जो नोट्स आपको दिए गए थे, पर अगर आप पेज नंबर चलते हैं, कैन यू सी द नोट्स ऑनलाइन में जो दिख रहा है, देखिए जरा दिख रहा है। पेज नंबर 3 के फर्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 3 जस्ट खोलिए जरा फटाफट से। कैन यू सी दिस? पेज नंबर 3 पर हमने एक टेबल बना रखी है, दिख रही है आपको टेबल? पेज नंबर 3 बोला आपसे। कैन यू सी द टेबल देयर? आपको बोला गया अगर एक्सपेंस ऑपरेटिंग है या डायरेक्ट है और वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी डेबिटेड है, ऑलरेडी चार्ज्ड है, ऑलरेडी डिडक्टेड है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, तो हमारे प्रॉफिट को ये रिड्यूस कर गया। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है। देखिए बेटा, समझिए कि प्रॉफिट मस्ट बी रिड्यूस्ड, दैट मस्ट बी रिड्यूस बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग की वजह से रिड्यूस हुआ, तो उसको आपको एड बैक करना पड़ेगा। यहाँ हमने क्या बोला? डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आपका प्रॉफिट इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे मान लो इंक्लूडिंग वर्कर सैलरी, इंक्लूडिंग वेजेस है, इसका मतलब ये प्रॉफिट से माइनस हो रखा है। प्रॉफिट से माइनस हो रखा है और वो होना था, करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। दूसरा, और एक्सपेंसेस डायरेक्ट या ऑपरेटिंग थे और वो एक्सक्लूडेड है, जैसे हमने बोल दिया क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट इज ₹50,000, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मशीनरी। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मशीनरी इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं किया, तो क्या करेंगे बताइए? उसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ऑपरेटिंग में अगर ऑलरेडी माइनस है, कुछ नहीं करना। अगर माइनस नहीं है तो क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। ऑपरेटिंग इनकम जनरली सेल्स होती है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। आपका लिखा प्रॉफिट इज 70,000, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए आपको समझ में आएगी थोड़ी सी चीज। आपके पास लिखा हुआ है क्या? प्रॉफिट इज 50,000। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आफ्टर, या लिखा है कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹30,000। क्या करूंगा बताइए इसका? आपका प्रॉफिट है कितने का? 50,000 का। उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड है। क्या करना है मुझे? कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। मेरा आंसर कितना बनेगा? माई आंसर विल बी 50,000 ओनली, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर लिखा है प्रॉफिट इज रुपीज 50,000, ₹50,000, लिखा है एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹30,000, अब क्या करूंगा बताइए? क्या बोले? एब्सोल्युटली रॉन्ग। 50,000 रुपये का प्रॉफिट था, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड ही नहीं करा। क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए? हम लोग 50,000 प्लस 30,000 करके विल मेक इट 80,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स इज व्हाट? ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम प्लस होनी चाहिए, एक्सक्लूड मतलब प्लस नहीं हुई। कैसे ठीक करूंगा? प्लस करके ठीक करूंगा। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पे लिखा हुआ आ जाए क्या? प्रॉफिट ₹50,000, और क्या लिखा है? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹30,000। अब क्या करूंगा बताइए? क्या करेंगे आप? इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो इंक्लूड है। कैसे ठीक करूंगा मैं इसको? 50,000 माइनस 30,000 करके अपना आंसर निकालूंगा, कितना? 20,000 का। दैट्स डन। ऐसा करेंगे, डू इन दिस वे।
अगर लिखा है प्रॉफिट रुपीज, ये रिकैपिचुलेशन कर रहा हूँ पिछली क्लास का, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 30,000, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, एक्सक्लूड है, मतलब इसको माइनस प्लस नहीं होना था, प्लस नहीं हुआ, नहीं कुछ करना, हमें हमारा काम हो गया। तो ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग को प्लस या माइनस करना, ये हमें सीखना। अच्छा, एक और चीज देखिए आप, फिर से लिखा हुआ है क्या, लॉस रुपीज 80,000, और क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन इंक्लूडिंग सैलरी पेड रुपीज 50,000। क्या करना बताइए? सैलरी पेड 50,000 लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग है, कुछ नहीं करना, नथिंग इज टू बी डन। लेकिन अगर लिखा जाए क्या, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट रुपीज 30,000, ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग लॉस। लॉस इंक्लूड मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कितने का, 30,000 का। कौन सा वाला, एबनॉर्मल लॉस है ये, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। व्हाट विल हैपन हियर, विल राइट माइनस 80,000 प्लस कितना, 30,000, योर आंसर विल बी माइनस 50,000, ऐसे बनेगा। तो कितने ही एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लूं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पढ़ेंगे उनके बारे में एक बार पहले दोबारा से, फिर दोबारा से नोट्स की तरफ चलिए और देखिए जो आपको टेबल बना के देखिए वो यहाँ फिट बैठती है नहीं बैठती। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, अगर वो एक्सक्लूड हैं तो क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इसी के ऊपर देखिए, अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए एड बैक करना पड़ेगा। नीचे चले आते हैं, इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर एक्सक्लूड है, इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉर्मल गेन अगर इंक्लूड है, वरना प्रॉफिट में जुड़ रखी है ऑलरेडी, इसे नहीं जुड़ना चाहिए था, फिर कैसे करेंगे, माइनस करके। और अगर एक्सक्लूड है तो क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना अगर एक्सक्लूड है तो। इसी तरह से अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। पेड सैलरी टू वर्कर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पेड मतलब डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, सारे क्या है हमारे लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाने चाहिए, माइनस होने चाहिए। लेकिन अगर बोल दें क्या कि मेजर रिपेयर वर्क इन अ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपने क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी कि अपने प्रॉफिट को अननेसेसरीली डिक्रीज कर दिया। कैसे ठीक करेंगे उसको, एड बैक करेंगे, और मशीन को कहाँ ले जाएंगे आप, एसेट साइड में ले जाएंगे, और उस एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो क्या करेंगे, वो भी माइनस करेंगे। ऐसे एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, ये नीचे चलिए जरा, एक लिस्ट बन रखी है कि क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। और अगर आप ध्यान देंगे तो बचपन में मैंने आपको एक शीट दी थी, इसमें ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत सारे एक्सपेंस, अच्छी खासी लिस्ट थी वो, होपफुली सभी के पास होगी, या बेच खाई छोले भटूरे वाले को। हाउ कैन यू से दैट नॉन ऑपरेटिंग सैलरी पेड एम्प्लॉइज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेजेस डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट और ऑपरेटिंग तो एडजस्ट होने चाहिए। क्या बोला, अगर एक्सपेंस डायरेक्ट है, ऑपरेटिंग है, दैट शुड बी डिडक्टेड, दैट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नहीं हो रखे तो करो, और अगर हो रखे तो कुछ मत करो। आपके प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होने चाहिए, आपके प्रॉफिट में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए, नहीं माइनस हो रखे तो माइनस करिए। जैसे एक पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एक्सक्लूड था, माइनस करिए, तब आंसर निकालिए। अभी करेंगे क्वेश्चंस को अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन, जरा इनको सोचने की कोशिश करना, इनको नॉन ऑपरेटिंग क्यों बोला गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं which support your principal revenue generating activity या which helps you to generate sales, operating. Direct expense which helps you in production,
तो ऑपरेटिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस को आपको माइनस करना चाहिए। नहीं कर रखा तो माइनस करिए, कर रखा तो कुछ मत करिए। लेकिन जरा जानने की कोशिश करें, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने 20 साल के लिए लोन दे दिया, ले लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उससे मेरे प्रोडक्शन पर, मेरे सेल्स पर फर्क कैसे पड़ रहा है बताइए? नहीं फर्क पड़ रहा, इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट माई सेल्स, ना ही मेरे प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, वो तो अप्रोप्रिएशन होता है। हाँ अप्रोप्रिएशन तो होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो। आओ जरा सोचें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, वंडरफुल, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या मेरी सेल्स बढ़ती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यस। जब मैं पार्टनर को सैलरी देता हूँ, पार्टनर को कमीशन देता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो उसने प्रोडक्शन में, कहीं ना कहीं सेल में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा, इट्स माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ चार्ज और अप्रोप्रिएशन के तरीके से नहीं सोचना है, यहाँ सोचना है कि एक्सपेंस ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। अगर ऑपरेटिंग है तो माइनस करिए, नहीं माइनस कर रखा तो माइनस करिए, और अगर कर रखा तो कुछ मत करिए। गॉट इट? बोलिए। डज इट मैटर? प्रॉफिट का शेयर तो डिविजिबल होता है, उससे यहाँ कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा। वो तो जो प्रॉफिट बटा बचा आपका वो सबको बांट रहे हैं, वो तो उससे तो एडजस्टमेंट वाली कोई बात ही नहीं आई। लेकिन एक्टिंग पार्टनर को सैलरी किस बात के लिए दे रहे हो? क्योंकि शक्ल देखने के लिए तो नहीं दे रहे ना, बिजनेस चला रहा है आपका भाई, वो इट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सैलरी मैनेजर को क्यों दे रहे होते हो? बिजनेस मैनेज कर रहा है आपका, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के लेंस से देखना है हमें, अप्रोप्रिएशन और चार्ज के लेंस से नहीं देखना हमें। और आगे चलते हैं, एनी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, भाई देखिए, सैलरी पे टू एम्प्लॉय, वेजेस पे टू एम्प्लॉय, ये सब क्या आपके लिए है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन एम्प्लॉयज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया कंपनसेशन देके, नॉन ऑपरेटिंग है, रोज रोज थोड़े निकालेंगे आप। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, नॉन ऑपरेटिंग कहा जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय क्या हुआ, जो हाथ कटा, पैर कटा, मुंडी कटी, उसको कंपनसेशन दे दिया आपने, नॉन ऑपरेटिंग है। तो थोड़ी हाथ कटेंगे? अरे भाई आपने क्या करा, बूचर थोड़े हैं आप जो, आप बेटा आज तेरे हाथ की बलि चढ़ाए हम, और ले जा 50,000 रुपए, टोटा बना दिया, उसको 50,000 दे दिया, ऐसा थोड़ी होगा। इट विल नॉट हैपन। गॉट इट? बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, बोनस वगैरह देखो, तुमने पढ़ा ना थर्ड बुक में, बोनस इंसेंटिव्स वगैरह, वो आपकी, हाँ, आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं। तो आप इंसेंटिव अगर अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, बोनस अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, वो तो हमेशा देते हो, इससे फ्रीक्वेंट इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आप इंसेंटिव्स और बोनस एम्प्लॉय को दे रहे हो, उससे मोटिवेशन मोरल अप होता है, आपका फायदा होगा उससे, बोलिए। नहीं बेटा, प्रोडक्शन नहीं होता, सेल्स बढ़ती है उससे। आपने खुशी दिवाली के टाइम पे अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया, एंड ही वाज नाउ एंथुसियास्टिक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज्यादा लॉयल है, ज्यादा अच्छे से काम करेगा, और आपको सेल्स जनरेट करके देगा। आप वो देख रहे हैं कि आप चाहे जितना मर्जी मार ले अपने आप को, लेकिन आप एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देते हो, तो वो क्यों करेगा ज्यादा मेहनत? अरे इंसेंटिव्स और बोनस किस पर होते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं ना। एंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस? सेल्स। सेल्स बढ़ाई तो इंसेंटिव लो, बोनस लो, सेल्स नहीं बढ़ाए तो बैठे रहो अपने घर। नॉट इट? इस तरह से चलता है काम। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, इसका बताओ, बिजनेस से इससे प्रॉफिट में या सेल्स में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स बाय थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, एम्बेजलमेंट, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। एबनॉर्मल लॉसेस है। बैंक चार्जेस, डोनेशन, चैरिटी, से क्या फर्क पड़ रहा है आपके बिजनेस में? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलेंगे जो दुआएं मिल रही हैं आपकी, नॉन ओपन, तो ये तो क्या होगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको तो कंसिडर नहीं करते। क्या बेटा जी? नहीं होते बैंक जब, बिल्कुल नहीं होते, बता कैसे रेगुलरली होते हैं, बता। नहीं, बैंक बिल्कुल नहीं चार्ज करता बैंक। बैंक का काम ही है चेक लेना और देना, आपका कोई चार्जेस नहीं लेता। नहीं बेटा, समझो समझो समझो, आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है, उससे आपकी सेल्स में क्या फर्क पड़ रहा है, या उससे प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ जरा मुझे। बैंक आपसे कोई फीस चार्ज कर रहा है आपके बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, या आपसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देने के लिए, या आपके बिल को डिस्काउंट कराने के लिए,
उससे आपकी सेल्स में क्या फर्क पड़ रहा है, उससे आपके प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ मुझे। नो डायरेक्ट, नो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट, नहीं फर्क पड़ रहा उससे। आप डोनेशन चैरिटी कर रहे हो, उससे आपके प्रोडक्शन पर या आपके सेल्स पर क्या फर्क पड़ रहा है। हमने माता के नाम पे क्या कर दिया, 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया जी, अब उनके आशीर्वाद से हमारे सेल्स बढ़ेगी, नहीं। यू कांट मेजर। ऐसा होता तो लोग भंडारा खोल देते करोड़ों रुपए का। ये भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। बताइए मुझे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो होते हैं उससे कैसे आपकी सेल्स बढ़ती है, उससे कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, नॉन ऑपरेटिंग है। क्योंकि जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस को ऑपरेटिंग की तरह ट्रीट करते हैं कंपनीज एक्ट में, यहाँ नहीं कर रहे पार्टनरशिप में, क्योंकि नहीं है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका। ऐसे ही कमीशन, सैलरी टू पार्टनर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपकी मशीन की वैल्यू में ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है जी। अगर आप उसको अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप रिप्लेसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। जब आपकी मशीन कंडम हो जाएगी, तुरंत से नई मशीन खरीद लेंगे, आपका प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड रहेगा। इन दैट वे इट इज एसोसिएटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो, मशीन एक दिन में तो भस्म नहीं हो रही है ना आपकी, धीरे धीरे करके घिस रही है। तो उसके धीरे धीरे घिसने को आप क्या नाम दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो मशीन घिस क्यों रही है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन में घिस रही है ना मशीन। प्रोडक्शन से एसोसिएट हो गई मशीन, पूरी कीमत को थोड़ी मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ। है ना अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। लाइफ टाइम ऑफ अ मशीनरी इज डिवाइडेड टू वेरियस टाइम इंटरवल्स, और उस एक टाइम इंटरवल में जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ, उसको क्या नाम दे रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। प्योरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो। ठीक है जी। हाँ जी बेटा। अरे भाई देखो, बैड डेट होना या डाउटफुल डेट होना, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू यू। कौन सा ऐसा बिजनेस, पहले मुझे बता, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बैड डेट नहीं होते हैं। बैड डेट होना इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके लिए प्रोविजन बनाना इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई मुझे मालूम है मेरे डेटर नुकसान दे जाएंगे मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए प्रोविजन बना रहा हूँ। उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज माई लॉसेस, लॉसेस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट वाला, तो ऑपरेटिंग है वो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर है क्या है, देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बैड डेट रिकवर्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम और रेंट रिसीव्ड, ये सब क्या है आपके, नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है, सेल्स ऑपरेटिंग है, बाकी सब क्या है आपके, नॉन ऑपरेटिंग है। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, बाकी सब क्या है आपके, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। क्या मैंने पिछली क्लास में आपकी क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था, बोला था, करा किसी ने, क्वेश्चन 6 किया किसी ने। ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। आइए मुझे बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जो लोग 5 6 कर चुके हैं वो 7 करके देखें, जरा 8 करके देखें, ट्राई करें, होता है नहीं होता। अगर आप 5 6 कर चुके हो तो 7 8 करिए। और कुछ कंसेप्ट हैं जो मुझे सिखाने हैं, तब तक कोशिश करिए होने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 को बताइए मुझे इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 पेज बताइए, 2.32। इन्फॉर्मेशन बताइए, 31 मार्च क्या दे रखी है, बोल भाई। एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ 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 ईयर दे रखे हैं ना, 31 मार्च क्या दे रखा है। हाँ 2024, कितना, ये लीजिए, हो गया ठीक। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑन व्हाट, फायर, एबनॉर्मल लॉस है। डेबिट मतलब माइनस कर दिया, ठीक करने के लिए क्या प्लस कर दिया। अगला आइटम बोलिए, 31 मार्च क्या है, क्या लिखा हुआ है। हाँ आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लाख, इसको जोड़ दीजिए। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो होता है वो एबनॉर्मल लॉसेस होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता, एक्सपेंस होता है। माइनस कर था, प्लस कर दीजिए उसको। आफ्टर मतलब माइनस कर रखा है। अच्छा, ये बताइए कितनी वैल्यू आई है, 70,000। अच्छा इसका, हाँ, इसमें ये वैल्यू कितनी आई, 30,000। रुक जाइए, अगला क्या है, 31 मार्च, क्या लिखा हुआ है, 1 लाख। हाँ आगे,
30,000 का सेल ऑफ एसेट्स का इंक्लूड है, मतलब इसका आपको ऑलरेडी इंक्लूड है, तो माइनस कर दीजिए इसको। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पांचवा पूछना है कुछ, थोड़ा सा रुक जाए फिर। व्हाट इज द वैल्यू? 80,000। और कुछ है? और कुछ है? टोटल करिए कितना आता है। ठीक है, हम लिखेंगे क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 180 अपॉन में कितना, 3, कितना आ गया? 60,000। और गुडविल की वैल्यू क्या आ गई? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, जो कि 60,000 है। रो है कितना हो गया? 1,20,000। डन। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 ठीक करा था? बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? पीछे हर्षल नहीं कर पाए, इधर से। अरे क्वेश्चन 5 कर पाए थे तुम लोग? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 कितने लोगों ने ठीक नहीं किया हुआ था? नहीं किया था? हाँ, थोड़ा रुक जाइए अब उसके लिए। क्वेश्चन 6 इसी पे ही, पेज 2.32। ठंडी हवा के सामने मत बैठना, देख लो जहां हवा सीधे ना पड़े वहां बैठना। आगे एग्जाम्पल 6 कर लीजिए पहले एक बार। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन 6 में, जल्दी से तुम बताओ। हाँ, 31 मार्च 2022 क्या लिखा हुआ है? क्या है 1 लाख का? क्या कहानी है इसके अंदर? 12,500 का इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है, माइनस कर दीजिए। 77,500, नहीं 87,500, 87,500 होगा। अगला 2022 को, 3 को 1 लाख। हाँ, क्या कहानी है इस पे? अनन्या मुझे बताइए तुम, इन्फॉर्मेशन पूरी। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल क्या? लो, चार्जिंग मतलब माइनस हो चुका था, प्लस करेंगे कितने का? कितना हो जाएगा? 1,50,000 का। अगला आइटम बोलिए, अनन्या जल्दी बोलिए। 31 मार्च कितना? 24। क्या लिखा हो? हाँ, 500। क्या लिखा है इसमें? इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस करना चाहिए। 12,500, 1 लाख आ जाएगा। और भी कुछ है? टोटल करिए कितना आता है ये? 3,27,500। हाँ, 337,500। आइए इस तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 337,500 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा ये? व्हाट इज गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। बताओ भैया, 1,12,500 ईयर्स परचेज कितना? तो कितना हो जाएगा? दैट इज योर गुडविल, करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था ये? अरे समझ में बात आई राधा, ये बाकी लोगों को? एग्जाम्पल 6 हो गया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 6 इज डन। अपना दिमाग लगाओ तुम। एग्जाम्पल 7 करिए और 8 करिए, फिर उसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल 7 और 8 करिए जल्दी से। 7 8 दोनों कर लिया? किसने कर लिया दोनों? ये पिछले के 1 2 3 4 कर लो फिर। 7 करिए फटाफट से, और 8 करिए, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। चलिए, 7 8 दोनों कर रहा हूँ। बताइए 7 में, क्वेश्चन 7 है, पेज कितना है? बोलिए इन्फॉर्मेशन फटाफट से बोलते चलिए, अनन्या बोलते चलिए 7 की इन्फॉर्मेशन जल्दी बोलिए। 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23। और भी है?
बोलिए क्या इन्फॉर्मेशन? 1 लाख। दूसरे का बोलिए क्या है? 3,50,000। तीसरे का? और अगले का? आगे? अगर आपने 6 7 कर ली तो 1 से करना शुरू करिए, वाइंड अप करिए उनको। अब मुझे पता है पहले साल में क्या लिखा है। 2 2 व्हीलर वॉज परचेज। कब कब कब? डेट बोलो बेटा जल्दी से। हाँ, 23 में खरीदा अगर आपने, प्लीज समझिए। इस साल में नहीं आएगा, इस साल आएगा वो। 2 व्हीलर खरीद लिया, फिर क्या हुआ? आगे बढ़ो ना। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, डेबिट। मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कितने का था 2 व्हीलर वो? 1 लाख का 2 व्हीलर था। तो आपने क्या करना है, पहले प्लस कर देना 1 लाख यहाँ पर। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, हटा दी, यानी कि प्लस बाक कर दीजिए उसको 1 लाख रुपए का। ऐसा करने से अब आपके लिए क्या बन गया, वो एसेट्स। और वो कौन सी डेट को खरीदा था? 1 अप्रैल को। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है उस पे? 25,000 डेप्रिसिएशन आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसे। अंडरस्टूड और नॉट? सबसे पहली चीज, अभी अभी ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेता है, यानी कि डेबिट कर देता प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ठीक करने के लिए एड बैक करो उसको। इट्स नॉट योर एक्सपेंस, इट्स योर एसेट्स। एड बैक कर दिया। अब ये हमने यहाँ एड बैक कर दिया तो मेरी एसेट बन गई। उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितने का? 25,000। वो तो मार्जिन, वो तो माइनस ही नहीं करा। माइनस कर दो, आपको आंसर निकला वाला। अगली वैल्यू बताइए क्या लिखा और? दूसरा? हाँ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन समझिए। अभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन पहले ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उस पर होने वाली इनकम जो होती है वो हमारे अब नॉर्मल इनकम होती है। कौन से साल में थी वो? लास्ट। हाँ, कितने की थी? -10,000 और -10,000। एवरीबडी इज ओके? अभी बताऊंगा इसके बारे में कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट। और आगे चलिए। पर दो ही आइटम थे, बाकी कोई नहीं था किसी में कुछ। तो व्हाट इज द करेक्ट फिगर हियर? 150। व्हाट इज द करेक्ट फिगर हियर? 350। व्हाट इज द करेक्ट फिगर हियर? 5 लाख। व्हाट इज द करेक्ट फिगर हियर? 7 लाख। व्हाट इज द करेक्ट फिगर हियर? 6 लाख माइनस 5,55,000। टोटल कितना है? अरे भाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव ये। 490 बनेगा। 490। 490 में 10 जोड़ देंगे तो 5 लाख हो जाएगा। 25 जोड़ोगे तो 525, माइनस तो होगा। माइनस और प्लस का माइनस कर रहे हैं आप। व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर? 1175। ऐसे करके नाउ यू विल राइट एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 1175 डिवाइडेड बाय कितने से करने हैं? 5 से। क्या वैल्यू निकल कर आई? 35,000। व्हाट इज गुडविल? एवरेज प्रॉफिट लिखो ऐसे इनटू ईयर्स, ऐसे फॉर्मूला लिखिए। आपकी कैलकुलेशन गलत हो लेकिन फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं। कितना? 235। ईयर्स परचेज कितना? व्हाट इज द वैल्यू? दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? क्या गलती आ रही थी? देख के ठीक करा। क्वेश्चन नंबर 8, पेज 2.32। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? बताइए जल्दी से। अनन्या बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, ये लिखा है। बताइए क्या क्या किया इसमें। और नीचे वाले में क्या है? 1,45,000। उससे अगले में क्या है? 1,60,000। अगले में 2 लाख। अब बताइए क्या लिखा है? 21 में एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर दिया, प्लस कर दीजिए कितने का?
20,000। अगला आइटम बोलिए। आपने क्या किया, एक मशीन बेच दी। मशीन को बेचने से जो पैसा मिला वो कैपिटल प्रिंसिप्स होता है, लेकिन आपने क्या कर दिया उसको, और वो प्रॉफिट लॉस पे जाता है, लेकिन ये अबनॉर्मल है गेन। कौन से साल में हुआ ये? यहाँ, यहाँ इस पे तो माइनस कितना करेंगे? 20। अगला आइटम बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस नहीं वो पे करा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कितना? 50,000। ये कर दिया, और आगे बताइए। इतना हलवा क्वेश्चन यार, मजाक चल रहा है। व्हाट इज फाइनल आंसर? व्हाट इज फाइनल आंसर? व्हाट इज फाइनल आंसर? व्हाट इज फाइनल आंसर? 2 लाख। टोटल करिए कितना आता है। अब लिखेंगे फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट। 565 डिवाइडेड बाय कितना कर रहा हूँ? 4। क्या वैल्यू निकली? 1 लाख। 1250। ऐसे। गुडविल कैसे लिखेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 141,250। ईयर्स परचेज कितना? तो क्या वैल्यू आई? 282,500। दैट्स योर आंसर। 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आप लोगों ने करे। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। मतलब जनरली मैं मतलब इस बैच के साथ करा रहा हूँ इतने क्वेश्चन में, अदरवाइज मैं कंसेप्ट सिखा के क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस का घोर अभाव है ना, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो देखिए, हाँ एग्जैक्टली, करने को तैयार नहीं। मतलब जो मैंने ये लिख दिया उसको लिखने तक को तैयार नहीं ढंग से। देखो, देखो लिख रही हो तुम ऐसा? कहाँ लिख रही हो? हैव यू रिटन दिस फॉर्मूला? फिर बोलते नंबर कट गए हमारे। मैं बेवकूफ हो क्या, बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। इवन इफ योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग यू विल गेट 1 मार्क और यू विल गेट हाफ मार्क्स। दरिद्रों वाली हालत है नंबरों के मामले में तुम लोगों की, और फिर भी कहना नहीं मान रहे हो। एग्जाम में आंसर आना बहुत कुछ नहीं होता, उसको प्रेजेंट करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर बोलते पेपर तो बहुत बढ़िया गया था, नंबर 50 आते हैं फिर। क्यों आएंगे? क्योंकि आप नहीं कर रहे चीजों को प्रेजेंट। अरे मार्किंग स्कीम की रिक्वायरमेंट है कि बच्चा मार्किंग स्कीम दिखाओ, तो पता चलेगा कि लिखा होता है कि फॉर्मूले के आधे नंबर उसके 1 नंबर, उसके 1 नंबर। लेकिन नहीं मान रहे। कितने लोगों की कॉपी देख रहे हो नहीं कर रहे हो उस काम। नोट्स की तरफ चलिए दोबारा से अब। पेज नंबर आ जाइए 4 पे। पेज नंबर 4 पे एक आइटम लिखा हुआ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आइए जरा समझते हैं क्या चीज होती है और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनफैक्ट बिफोर आई प्रोसीड फॉर द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पहले जरा एक काम कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पर दोबारा चलिए। फर्स्ट पेज हमने कर लिया, सेकंड पेज पे आ जाइए अब। सेकंड पेज पर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दिख रहा है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट? कैन यू सी दिस? क्या आइडेंटिफिकेशन है आपके पास क्वेश्चन में? ईयर्स परचेज गिवन होगा, करेक्ट। पिछले कुछ सालों का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा अलोंग विद वेट्स, कि भाई एक साल में वेट 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसा करके। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले आप एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज लिखेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑन में टोटल ऑफ वेट्स। आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व नहीं कराऊंगा, देखिए जरा ध्यान से। आपके पास 2006, 7, 8, 9, 10, ये 5 साल हैं। हर साल का प्रॉफिट है 40,000, 48,000, 60,000 और कितना 50,000, 36,000। इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? इंफॉर्मेशन गिवन है आपको ये वाली? बोलिए हाँ या ना। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, और क्वेश्चन में वेट्स गिवन है। क्या मतलब है वेट्स का, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने देखा था एक बड़ा पौधा उसने उगाया, 1 साल, 2 साल, 3 साल हार्डशिप थे, और गुडविल की कैलकुलेशन चल रही है। तो पार्टनर बाकी बोलते हैं कि चलो 5 साल का एवरेज निकाल लो।
उसने कहा नहीं ये तो कम है, 2 साल की ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो। कहता ये भी कम है। कह रहा फिर क्या करें? पहला साल मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, उसको वेट दीजिए 5। दूसरा साल मेरे लिए आसान था, 4, 2, 1, ऐसे वेट्स दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है। वेट्स देने का मतलब क्या हुआ? याद करिए बचपन में जब आप सिंपल मीन निकालते थे, आप क्या लिखते थे? एक्स, एक्स लिखते थे, एक्स के आगे एफ लिखते थे फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या करते थे? एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते थे, और आपका मीन क्या होता? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। वही तो होता था, वही कर रहे हैं हम। हमने प्रॉफिट को एक्स मान लिया, वेट को फ्रीक्वेंसी मान ली, एफ और एक्स की मल्टीप्लीकेशन करी तो क्या आ गया? एफ एक्स आ गया प्रोडक्ट। देख रहे हैं? 40 को एक से आंसर देख बेटा, 40 को एक से मल्टीप्लाई करा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा कर लिया वैल्यूज को। कैन यू सी दिस? हमने ऐसा कर लिया वैल्यू को, और क्या निकाल लिया? प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, प्रोडक्ट का सम कर लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सम ऑफ वेट्स। आप देख रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? 696 अपॉन में 15, 46,400। एंड व्हाट इज गुडविल? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 696 का था आपका, है ना, 46,400 का, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा, यू गॉट योर आंसर। कितना आसान है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कुछ भी मुश्किल नहीं था। वो वेट्स में क्वेश्चन दे रखा था। वेट्स देने का रीजन ये बनता है कि भाई उसने बोला कि पहला साल मेरा हार्डशिप का था, उसको 5 वेट दे दो, तो आप उसको डबल कंपनसेट कर रहे हो। भाई सामने वाले के बिजनेस में आप एंट्री करना चाह रहे हो, और वो कंडीशन, उल्टी कंडीशन सीधी कंडीशन लगा रहे हो, आप मान रहे हो हाथ जोड़ के, क्या करें हम बताइए? इस कंडीशन में क्या हो रहा है? तो जो पुराना मालिक है वो तो ज्यादा एडवांटेज में जा रहा है ना। एक तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करवा रहा है, फिर एवरेज भी निकलवा रहा है, वेटेड एवरेज, और फिर क्या कर रहा है? फिर ईयर्स परचेज से भी मल्टीप्लाई करा रहा है। तो ये जो कंडीशन है किसके लिए बेनिफिशियल है? ये तो पुराने बिजनेस के मालिक के लिए ज्यादा कंडीशन बेनिफिशियल कंडीशन है, ऐसे करके। लेकिन आप एक चीज नहीं देख रहे हो, पुराने उसमें क्या होता था? डिवाइडेड बाई 5 करते थे, या डिवाइडेड बाई 15 हो रहा है, वो भी तो देखो, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो रही है। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं चलता कि किसी को बहुत ज्यादा फायदा, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। थिंग्स आर बैलेंस आउट। वेटेड एवरेज को कराने की जरूरत नहीं है। विद दिस एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। अब आ जाइए अगला मेथड। इस मेथड को करते समय हमें थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी, और जो जो कंसेप्ट है इसी मेथड में होते हैं, बाकी कंसेप्ट से कोई ज्यादा मेथड नहीं होते हैं। चलिए जरा समझते हैं सुपर प्रॉफिट। आपके पास एक्सेस ओवर अबव सुपर वर्ड्स गिवन होते हैं, आपके पास एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट लॉस गिवन होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होती है, बताऊंगा क्या होती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड या वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर गिवन होती है। अब जरा देखिए कि क्या करना है हमें और किस तरह से करना है इसको। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, कि मैन और सुपरमैन में किस चीज का फर्क होता है? वो वाला फर्क मत बताना मुझे, बाकी सब बता दो। ये तुमसे ही पूछा था मैंने, बताइए। बट तुम तो बिना बॉडी के, तुम तो स्केलेटन। भाई ये तो कंकाल है लड़का, सानी जी का सिर्फ मुंडी है, बाकी सब इसका स्केलेटन चल रहा है। बॉडी तो हर बंदे की होती है यार, ऐसी क्या बात कर रहे हैं? पावर का फर्क होता है, मतलब मैन और सुपरमैन में पावर का, वुमेन और सुपर वुमेन में पावर का फर्क होता है, ठीक है। यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या मतलब हुआ? कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा ज्यादा है, कहीं ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट है। तो कैसे निकालते हैं इसको जरा देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट। और ये क्या कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस। ये सब टेक्निकल चीजें अभी बताऊंगा आपको। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो रेट ऑफ रिटर्न विच a normal business organization earns in a financial year in same industry over its capital employed, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप 1 लाख का लगा रहे हैं तो 20,000 रुपये मिल रहा है आपको। कोई 5 लाख लगा रहा है तो कितना मिल रहा है? 1 लाख मिल रहा है। कोई 10 लाख लगा रहा है तो कितना मिल रहा है? 2 लाख मिल रहा है। व्हाट इज योर नॉर्मल रेट? 6%, 20%। गॉट इट? उसे नॉर्मल रेट बोलते हैं। अब जरा स्टेप देखिए आप। हाँ अरुण क्या भी बताएंगे। सबसे पहले स्टेप आप क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालकर उसको रेट अपॉन में 100 करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तीसरा क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और चौथा क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईएस परचेज। यही 4 स्टेप लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहले मैं स्टेप आपके सामने लिख रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे और फिर इसके डीप में जाएंगे कंसेप्ट के। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए। चलिए, सबसे पहले स्टेप क्या था भाई? नंबर वन, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में हम लोग। कैसे निकलेगा ये? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100 करके। नंबर तीन, तो बताइए सुपर प्रॉफिट कैसे? अच्छा, सुपर प्रॉफिट होने के लिए इसका ज्यादा होना जरूरी है, इसका ज्यादा होना जरूरी है? आपके एक्चुअल का होना ज्यादा है, तभी तो आप सुपर हो दूसरों के मुकाबले, है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ज्यादा आ जाए, वो ज्यादा, तब क्या लिखोगे? आप लिखेंगे सिंस सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अरे आप दुनिया से कम कमा रहे हो, काहे की गुडविल आपकी? तो लिखना पड़ेगा उसको। हम अपने स्कूल के क्वेश्चन में देते हैं क्वेश्चन ऐसा, यहाँ आके क्वेश्चन नेगेटिव आ जाता है, बच्चे कहते हैं आए क्या करें? जनरली वो कहते हैं सर जी क्वेश्चन गलत है। अब गलत नहीं है, लिखो सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, हेंस गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। लिखो उसको। जानबूझ के दिया जाता है क्वेश्चन ऐसा। कंपार्टमेंट में आता है ऐसा क्वेश्चन एक बार। हाँ, मेरे स्कूल में कंपार्टमेंट नहीं होती। बोर्ड, बोर्ड के कंपार्टमेंट में। मेरा तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और सुनिए, नंबर चार, गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? और जानबूझ के ये सारे स्टेप लिखो और इन स्टेप के हिसाब से काम करें, तब नंबर मिलते हैं। एक पैराग्राफ में 4 लाइन में आंसर लिख दिया कैलकुलेशन करके, फिर बोलते हैं जी हमें पूरे नंबर क्यों नहीं मिले? क्यों मिलेंगे पूरे नंबर भाई? स्टेप क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ऐसे करके चलते हैं। वो आप अपनी बुक खोलिएगा, एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ किताब का। देखिए, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लेके चल रहे हैं आपकी बुक का, पेज नंबर 2.33। देखिए, क्वेश्चन 13, पेज 2.33। आइए क्या लिखा है इसके अंदर। ये कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, टोटल कैपिटल ऑफ द साक्षी, महक और मेघा, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। भाई टोटल कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं वो लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में कितना? 1 लाख है। नॉर्मल रेट कितना? 15% है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 30, 36 और 40। तो बताइए, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा मैं? 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय कितना कर रहा हूँ? 3। क्या वैल्यू निकल कर रहा है? 3 3 6, बस 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 36,000 निकल कर रहा है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000 आ गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? स्टेप नंबर टू, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1 लाख रुपए की। उस पर रेट कितना बोले क्वेश्चन में? कितना रेट बोले? 15%। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 15,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहाँ कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की, अरे तीनों पार्टनर की कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है तीनों ने, दोनों हाथ भी जो भी थे। रेट ऑफ रिटर्न, हाँ रेट ऑफ रिटर्न दे तो क्या क्वेश्चन में? 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही तो है। अरे कितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। नाउ व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? कितना बनेगा आपका? 36,000 माइनस 15,000 इज व्हाट? 21,000। व्हाट इज गुडविल? 21,000 इंटू व्हाट इज ईयर्स परचेज? 63,000। खत्म। लोग बेकार में बदनाम करते हैं कंपार्टमेंट को। कितना आसान क्वेश्चन था। टू है, टू कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। इजी, खत्म हो गया क्वेश्चन, दैट्स योर आंसर। सुपर प्रॉफिट इतना आसान। एक क्वेश्चन और करके फिर हम सुपर प्रॉफिट की गहराइयों में चलेंगे।
अब आप 14 क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 14 करिए। 13 मैंने करवाया, क्वेश्चन 14 अपने आप करिए, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से करना है, स्टेप से इधर उधर नहीं होना है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन 14 देखेंगे तो उसमें क्या दिख रहा है कि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। सुपर प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक नोट लिखना है। सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्वेश्चन छोड़ देना है, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। बार बार आपके सामने एक सिचुएशन आ रही है जहां बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए कैपिटल एम्प्लॉयड का नेट बोल्ट खोलते हैं, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बारे में सीखते हैं। क्या 14 को डिस्कस करने की जरूरत है? कोई भी बताइए पीछे से। बाबा पीछे से, इधर इधर से। बिल्कुल बिंदास होके बेशरम होके पूछो बेटा, अगर नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये देखिए। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, उसे जरा समझाता हूँ मैं आपको, कैसे ये फंक्शन करता है और किस तरह से काम होता है। ध्यान देखिए आप, थोड़ा अभी सीखेंगे, थोड़ा अगली क्लास में सीखेंगे इसको, और फिर हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा आपका, फिर चेंज इन पीएसआर शून्य होने वाला। मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा टारगेट है बिफोर समर वेकेशन मैं आपकी पूरी फर्स्ट बुक खत्म करवा दूं, बिफोर समर वेकेशन। हंस रही हो, होगी पूरी। अरे, और तुम्हारी तो थर्ड भी पूरी होगी। देखिए, अंडरस्टैंड, बेटा समझ, प्लीज तुम भी समझना ध्यान से। थर्ड बुक वाले भी समझिए, और ये इनकी थर्ड बुक में रेशो होगी, तुम भी आना तब, है ना। पहले दो चैप्टर तो तुमने कर दिया स्वाहा, तुम तो बोले। अब सुनिए ध्यान से, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं डाल देता हूँ, देखिए ध्यान से। आप सब जानते हैं कि एसेट्स, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल, सब जानते हैं इसको, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। टोटल लायबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं कैपिटल, और एक को कहते हैं क्या? लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। गॉट इट? इसके दो हिस्से होते हैं, क्या? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ऐसी एसेट्स के दो हिस्से होते हैं, क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। टोटल हटा दिया तो क्या बनता है आपके पास फॉर्मूला? टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये किसके बराबर है बेसिकली बोला है तो? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है फॉर्मूला। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिकली मालूम है सबको। अब जरा समझना, जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, यानी कि ये जो होती है, ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है किसके? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। लेकिन कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। किसके बराबर हो जाती है? कैपिटल के बराबर होती है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होती है ये। लेकिन जब हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनीज की, तो क्या होगा? हम किसको बोलेंगे? टोटल एसेट्स माइनस ओनली करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस ओनली करंट लायबिलिटी, दैट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे, कैश फ्लो में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो क्या है, ये टोटल एसेट्स है, इसमें से लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट, माइनस करो, जो बचेगा वो क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं भाई? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, सारे रिजर्व्स, सारे सरप्लस, उनको जोड़ देंगे। ठीक है जी। और अगर आपके पास पुरानी गुडविल हुई, वो माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ, वो माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स हुई, वो माइनस कर देंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, मतलब रटने वाले तरीके से कुछ भी नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड दैट। आइए जरा पेज खोलते हैं फटाफट से। पेज नंबर पहुंच जाइए, कौन से वाले पे? पेज नंबर है आपका, पेज पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है लक्ष्य और राधा? यू कैन सी दैट, दिख रहा है नीचे? चले गए, लक्ष्य तो सोने चला गया। हेलो सर। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? बहुत बड़ा बेटा, उसकी जिंदगी में रंग वैसी जिंद भरा हुआ है। ये देखिए, ए का कैपिटल अकाउंट, ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, बी का करंट, सी का कैपिटल, सी का करंट। आज तुम्हारी क्लास नहीं है? अच्छा, तो देखिए कितना हो गया। फिर हमने क्या किया? फ्री रिजर्व्स,
रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, ये सब जोड़ दिए। फ्री का मतलब होता है कि अगर इनके अगेंस्ट कोई ऑप्शन हो उसको हटा के, वो फ्री रिजर्व। ये नहीं कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख का, क्लेम फॉर कंपनसेशन 1 लाख का, तो फ्री कितना हुआ? 4 लाख हुआ। ऐसा आप समझते हैं इसका मतलब? फ्री का मतलब क्या हुआ कि आपने रिजर्व बना रखा है 5 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, और एक एम्प्लॉय की चोट लगी, आपको 1 लाख का क्लेम डाल दिया, तो आपका फ्री रिजर्व कितना हुआ? 4 लाख हुआ। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ें जरा। सरप्लस किसे कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कहते हैं। फिर माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब। ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में अपियर होती है उसको भी माइनस करते हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की वजह से होता है ऐसा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो भी यहाँ पर क्या करने होते हैं? आपको माइनस करने होते हैं। बाकी चीज तो माइनस करना समझ में आता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। देखो बेटा, एक बात समझना, ये आपकी बैलेंस शीट है, समझ गए? ठीक है। इस तरफ आपके पास क्या है? कैपिटल। इस तरफ क्या है? करंट अकाउंट। इस तरफ क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज। इधर क्या है? करंट लायबिलिटीज। इधर क्या है? एसेट्स है। सब समझते हैं इस तरफ एसेट्स। और सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी यहाँ है, गुडविल ओल्ड वाली भी यहाँ है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स कौन से वाले? नॉन ट्रेड, वो भी यहाँ है। अब जरा समझिए, अगर मैं इस साइड का, देखिए यहाँ पर, और यहाँ लेके चल रहा हूँ ये वाला, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया? कैपिटल का टोटल करा, ठीक है, टोटल कैपिटल का निकाल लिया, और क्या किया? इस तरफ जो नेगेटिव आइटम थे उनको उठा के इस तरफ डाल दिया, तो क्या होगा बताइए? ये यहाँ जाके माइनस होगा, ये भी यहाँ जाके माइनस होगा, और ये भी यहाँ जाके माइनस होगा। इसलिए आपको लायबिलिटी साइड की अप्रोच में एसेट साइड के आइटम माइनस की फॉर्म में दिख रहे हैं। भाई देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आइटम उठा के अगर मैं इधर बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही तो होंगे। इसीलिए क्या, ओल्ड गुडविल नहीं रखते ना। इस साइड पर रखने के लिए मुझे एसेट्स का टोटल करना पड़ेगा। ये तो एसेट्स होती ही नहीं है, ये तो फिक्टिशियस एसेट्स है। ये भी फिक्टिव, मतलब है तो एसेट्स ये, लेकिन ये हमारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन में काम नहीं कर रही है। इसका रीजन बताऊंगा मैं अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप जब डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम क्या करते हैं? एसेट साइड अप्रोच में क्या करते हैं? टोटल एसेट्स लेते हैं, और वो एसेट्स जो कैपिटल में इंक्लूड ही नहीं है, जैसे पुरानी गुडविल, इसे खत्म करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती हैं। और प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव बैलेंस, ये थोड़ी, ये तो क्या हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनको उधर भेज देते हैं, टोटल एसेट्स बच जाती है। और यहाँ से लायबिलिटी उठा के, अब देखो ये लायबिलिटी है ना, दोनों उठा के यहाँ लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। लायबिलिटी साइड अप्रोच देखिए क्या दिख रहा है आपको। अभी तो मैं ग्लिम्सेस दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में डिटेल में कराऊंगा प्रैक्टिस आपको। और ये हमारे चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड तो बहुत आसान मेथड होता है। एसेट साइड अप्रोच में जाइए, देखो क्या दिख रहा है आपको। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स दिख रहा है, करंट एसेट्स दिख रहा है, टोटल एसेट्स हो गया। उधर से लायबिलिटी लाके माइनस करा तो क्या निकला है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। कितना आसान। ऐसे ही अगर मैं बोलूं नॉन करंट एसेट्स है प्लस करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल बन जाता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख रखा है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और प्लस और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी कर दूंगा तो भी मेरे पास क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। गॉट इट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में एग्जाम्पल के साथ करेंगे। और अगली क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, तब जाके हमारा टॉपिक खत्म होगा। तो शुरू शुरू के 15 या 20 मिनट मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड को समझाने में लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस और कैपिटलाइजेशन, और मेरी तरफ से काम खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने होंगे फिर। तो अगली क्लास में चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पर क्लास को अभी। अब देखिए, आपको आपकी बुक के जहां जहां इलस्ट्रेशन में एवरेज प्रॉफिट दिख जाए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिख जाए, स्कैनर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जहां जहां एवरेज प्रॉफिट दिख जाए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपका बर्डन क्या हो जाए? कम हो जाए। बट हाँ, तुमने तो कर ही रखा है, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वो कर लेंगे। अगर आपने पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, इलस्ट्रेशंस कर लीजिए। जब आपको प्रोग्रेस शीट दूंगा तो भरने में आसानी होगी। गॉट इट? ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल।